नहीं, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, समझ नहीं। जब तक वह सार्थक नहीं होगा, अर्थ सहित नहीं होगा, तब तक वह भाषा नहीं कहलाएगी। पशु पक्षियों की अपनी एक भाषा होती है, वो लोग समझते हैं, अरे आप ना समझे, लेकिन उनकी अपनी भाषा है, वो समझते हैं, है नहीं। तो इसमें भाषा की भाषा लिखिए कि सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को ही भाषा कहते हैं। सार्थक शब्द लिखा गया है, सार्थक शब्द है, इसका अर्थ है अर्थ सहित, समझ नहीं। इसमें अगर हम देखेंगे सब प्लस अर्थ, अर्थक कर सकते हैं, क कर्ता के अर्थ में आता है, माने अर्थ सहित, अर्थ सहित। तो जो अर्थ सहित भाषा हो उन्हीं के समूह को हम क्या कहेंगे, भाषा। बिना अर्थ के हम शब्द, मानिए बहुत शब्द हम लिख दिए, कुछ भी लिखिए, जैसे ग प च ल ई प, ऐसे कुछ भी लिखते चले गए, तो क्या यह कोई भाषा होगी? कभी नहीं। हाँ शब्द तो है, लेकिन यह सार्थक नहीं, इसलिए भाषा नहीं। ठीक, फिर इसके पश्चात हम आप देखते हैं कि एक राइटर है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, इनके अनुसार उन्होंने परिभाषा लिखवाया कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, क्या लिखा कि जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा, ना ध्वनि जो होती है, यह ध्वनि जब हम लिखते हैं तभी यह क्या बनता है, वर्ड। ध्वनि का लिखित रूप ही क्या है, वर्ड। ध्वनि ऐसा हम बोल रहे हैं तो यह बोलना, ये जो साउंड आवाज आ रही है क्या है, ध्वनि है। लेकिन जब हम इसको लिख दिए तो वही ध्वनि क्या हो गई, वर्ड, वही संकेत हो गई, वही लिपि हो गई ना। इसलिए उन्होंने कहा कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, विचार विनिमय अपना विचार सामने वाले को देता है और सामने वाले के विचार स्वयं सुनता है। भाई हम आपसे कुछ कहेंगे, आप हमसे कुछ कहेंगे, ये विचार विनिमय। हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आया फिर आप पूछ रहे हैं, तो जो आप पूछ रहे हैं वो भी तो आपका एक विचार है कि हाँ सर ये चीज हमने पढ़ा, लेकिन ये चीज नहीं हो पाया, हमको ठीक से बताइए। ये विचार विनिमय हो रहा है ना, कि किसके माध्यम से हो रहा है, भाषा के माध्यम। क्लियर? तो ये कह रहे हैं विचार विनिमय करता है, उसको समष्टि रूप से भाषा कहते। अब देखिए इसमें एक शब्द लिखे हैं समझ, क्या लिखे हैं, एक होता है समष्टि और एक होता है व्यष्टि। समष्टि और व्यष्टि। समष्टि मतलब होता है एकत्रित, इकट्ठा या समूह, और व्यष्टि का अर्थ होता है अलग अलग। अब इन्होंने क्या देखिए एकदम कितना अच्छा परिभाषा लिखी है कि जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य अपना विचार आदान प्रदान करता है, विनिमय करता है, और उसके समष्टि रूप को ही भाषा कहेंगे। मान लीजिए पूरा एक समूह बनेगा, एक वाक्य का एक पैराग्राफ बनेगा, 4 वाक्य हम 10 वाक्य बोलेंगे, तब जाकर के वह भाषा, अलग अलग नहीं। जैसे अगर हमने कहा कि राम ना घर जाता है, ठीक, अगर हम राम आज बोल दिए, कल घर बोल रहे हैं, परसों जाता है और नरसों बोल दिए है, तो यह कोई वाक्य होगा क्यों? क्योंकि हमने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, व्यष्टि कर दिया, अलग अलग नहीं, समष्टि माने समूह, जो इकट्ठा एक साथ है। वो कि राम विद्यालय जाता है, वह पढ़ता है, खाता है, पीता है, जो भी। हम क्या करते हैं, एक समष्टि, एक समूह के रूप में एकत्रित इकट्ठा बोलते हैं, वही क्या है, भाषा। बात क्लियर ना? हम ऐसे मनमानी भाषा किसी को नहीं कहेंगे। फिर इसके बाद आता है भाषा के प्रकार। तो भाषा हमने बताया 3 प्रकार के ना, एक मौखिक, एक लिखित और एक सांकेतिक ना। भाषा कौन कौन सी है? एक मौखिक भाषा हो गई, लिखित भाषा हो गई, और सांकेतिक।
मौखिक मतलब ये हुआ, मौखिक मतलब मुख दिख रहा है ना, जब हम बोलते हैं ना, जब हम बोल रहे हैं तो कैसी हो गई मौखिक भाषा। जैसे जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं तो वो लिख तो नहीं पाएंगे, लेकिन वो बोल ले जाते हैं। आप देखिए रामायण जो पाठ पढ़ते हैं या श्रीमद् भागवत पाठ पढ़ते हैं, वो ज्यादातर लोग लगभग अनपढ़ होते हैं, बिना पढ़े लिखे। आप जो होता है मुझसे पूछिए तो बताएंगे भैया हम 5 तक पढ़े हैं, 2 तक पढ़े हैं, लेकिन एकदम अच्छे से उसका उच्चारण करते हैं, उनको कंठस्थ रहता है, याद भी रहता है, वो बोल ले जाते हैं। तो बोलने के लिए सब लोग बोलते हैं कि बोलने वाली क्या हो गई मौखिक भाषा हो गई। जब हम इसको लिख दिए तो लिखित भाषा हो गई। जो गूंगा व्यक्ति है, नहीं बोल पा रहा है, तो अपना विचार कैसे देगा? लिखित के माध्यम से ना, लिख करके अपनी बात को व्यक्त करेगा, बताएगा। अब जो गूंगा भी है मान लीजिए, अब सुन भी नहीं रहा है, जब सुना नहीं, जब शब्द ही नहीं सुना तो बोलेगा क्या? और जब बोल भी नहीं पाएगा तो मैं न सुन पाया न बोल पाया, तो लिखने और बोलने का कंडीशन खत्म। तब वो बच जाता है संकेत। यही एक माध्यम है जिससे वह अपनी बात को, अपनी भावनाओं को सामने वाले के सामने प्रकट करता। जैसे बच्चा है अभी 1.5 साल का है, तो उस बच्चे के साथ यही कंडीशन है, वो सुनता तो ठीक है, लेकिन बोलने का कंडीशन अभी उतना अच्छा नहीं, वो अच्छे से बोल ले जाए, तब वो ज्यादातर अपनी बातों को संकेत के माध्यम से बताता है। आप गूंगा जो व्यक्ति है उसके पास जाइए, आप उससे कुछ बोलेंगे तो वो इशारे से बताएगा। अगर उसको प्यास लगी है तो बताएगा ये प्यास लगी, इस तरह इशारा करेगा, आप समझेंगे नहीं पानी के लिए, ऐसा करेगा खाने के लिए, है कि नहीं? या कोई मारा है तो बताएगा कि व्यक्ति उनको मारा है, यहाँ यहाँ जहाँ से मारे थे दिखाएगा। तो इससे समझ में आ जाता है, वो संकेत के माध्यम से अपनी बात को बता रहा है। या आप जिसे रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, अगर पुल बना हुआ है तो उसका भी एक मॉडल बना दिया जाता है। विद्यालय है तो 2 बच्चे बस्ता लटकाए हुए वो चित्र बना देता है, या आगे मोड़ है का एक मोड़ का रास्ता बना देता है। तो ये भाषा आपको बता देती है। बाइक वाला चलाना उसको कोई तो पता है भैया रुका आगे मोड़ है, वो चिन्ह बना हुआ है, वो देख के समझ में ये का एक मोड़ है, हमको आराम से चलाना है। बात क्लियर हो रही है ना? या आप देखो ये जो लाइटें लगती हैं हरा लाल और पीला, तो लाल जब बना रहता है ना, ट्रैफिक यहाँ होती है, तो लाल जल रहा है इसका मतलब ये आप रुक जाओ, हरा चल रहा है मतलब आप चले जाओ, और पीला कर चल रहा है आप तैयार हो जाओ। दोनों कंडीशन है। पीला जब चला तो आप तैयार हो जाओ कि हाँ अब खाली होने वाला, जैसे हरा चलता है और निकल जाए तो बताता है क्या हरा वाला कि भैया अब जाओ नहीं, लेकिन हम समझ जाते हैं इसलिए क्योंकि वो सांकेतिक भाषा। बात क्लियर ना? चलिए अब इसके बाद आता है भाषा के मुख्यतः 3 अंग। अच्छा, 3 अंग के बारे में लिखवाया। पहला है ध्वनि, इसी को हम वर्ण भी कहेंगे, और दूसरा है शब्द, और तीसरा है वाक्य ना। पहला क्या है? ध्वनि या वर्ण, और दूसरा है शब्द, और तीसरा है वाक्य। तो ध्वनि के बारे में लिखवाया कि ध्वनि शब्दों की एक आधारशिला होती है। ध्वनि शब्दों की क्या होती है? आधारशिला। आधारशिला में समझते हैं नींव। जैसे घर बनता है तो पहले नींव डालते हैं ना, तो नींव पड़ेगा तभी घर बनेगा। तो जैसे नींव पूरे घर का आधार है, वैसे ही ध्वनि भाषा का आधार है। अगर ध्वनि ही नहीं होगी तो शब्द नहीं बनेगा, शब्द नहीं बनेगा तो वाक्य नहीं बनेगा, वाक्य नहीं बनेगा। तो ध्वनि का होना बहुत जरूरी है, आवाज होना बहुत जरूरी है। आप कुछ बोले ही नहीं, अब हम समझ जाएंगे कि फलाना व्यक्ति यही कर रहा है, ऐसा होगा? आप कुछ न कुछ चाहे लिखित रूप में, चाहे सांकेतिक रूप में, चाहे मौखिक रूप में, आप कुछ इशारा करेंगे, बताएंगे, व्यक्त करेंगे, तभी हम समझ पाएंगे ना। इसलिए कहा कि सभी भाषाओं का मूल आधार क्या है? ध्वनि। क्लियर ना? फिर कहा जिसके बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती। सही बात है, ध्वनि के बिना हम शब्द की कल्पना नहीं कर सकते। ध्वनि को लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित, अगर आपसे कोई पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई आप बताएंगे ध्वनि, ठीक है?
अगर ऑप्शन में ध्वनि भी है, वर्ण भी है, शब्द भी है और वाक्य भी है, मान लीजिए, आप किसको चिन्ह लगाएंगे? ध्वनि। अगर ध्वनि नहीं है ऑप्शन में तब आप लगाएंगे वर्ण। क्लियर एकदम ना? ठीक। अगर ये कहें कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो क्लियर है कि वर्ड। तो उसमें ध्वनि की आवश्यकता, ध्वनि अगर ऑप्शन में है तो भी हम आपको वर्ड को ही लगाएंगे, क्योंकि इसमें कह दिया लिखित। अगर मौखिक कहता या उच्चारित होने वाली या मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। तो स्पष्ट है, क्लियर है ना? ठीक। अब अगर कोई पूछे कि वर्ण क्या है, ध्वनि तो हो गया ना, ध्वनि माने आवाज, ठीक। यह शब्दों का आधार, भाषा के आधारशिला है, इसके बिना हम शब्दों की कल्पना नहीं कर सकते। इतना क्लियर? अब ध्वनि के ही लिखित रूप को क्या करते हैं? ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। अब वर्ण की परिभाषा कोई पूछे तो आप बताएंगे कि जिसका खंडन न हो सके, जिसका टुकड़ा न हो सके, वही क्या है? वर्ण। अब दो शब्द आते हैं, एक आता है वर्ण और एक आता है अक्षर, ना? वर्ण और अक्षर। वर्ण का इन्होंने परिभाषा दी है कि जिसका खंडन न हो, माने इसको हम तोड़ न सके। अब अक्षर में दो शब्द हैं, एक है अ और एक है क्षर। क्षर मतलब होता है क्षीण होना, नष्ट होना। अब अ माने ठीक है, अर्थात जिसका जो नष्ट न हो, ना जो समाप्त न हो, वही क्या है? अक्षर। अक्षर का एक पर्यायवाची ब्रह्म है। ब्रह्म माने ईश्वर। हम आप सब समाप्त हो जाते हैं, लेकिन यह वर्ण कभी समाप्त नहीं होते। दादा परदादा उसके पहले भी जितने लोग पैदा हुए हैं सब लोग बोल रहे हैं, सब लोग तो मर गए, क्या वर्ण मरे कभी? हम आप जो बोल रहे हैं, हम आप मर जाएंगे, लेकिन यह वर्ण विद्यमान रहेंगे। इसलिए क्या कहा है इसको? अक्षर ना। अब देखिए इन दोनों में अंतर आप समझ, कहाँ की वर्ण उसे कहेंगे जिसका खंडन न हो सके। जैसे सभी स्वर आ जाएंगे, सभी स्वर, और उसके बाद व्यंजन वर्ण आएंगे, कौन से? जिससे सिलाओ में अगर हम हलंत लगाएंगे तब तो ये क्या है? वर्ण, ठीक है। जब हम लिखा लिखेंगे तो क्या हलंत लगा क्या है? वर्ण। लेकिन जब हमने लिखा ख पूरा पूरा या क, तब ये क्या हो जाएगा? अक्षर, क्योंकि इसका खंडन हो रहा है। यहाँ एक है ख और फिर क्या है? अ, ना? टुकड़ा हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका? अक्षर। ये वाला, और ये क्या हो जाएगा? वर्ण, क्योंकि अब इसका हम टुकड़ा नहीं करते, खंडन नहीं करते। क्लियर ना? ठीक, आगे देखिए वर्ण की परिभाषा वही है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंडन न हो। हिंदी भाषा में कितने वर्ण होते हैं? 52। ये भी पाए थे ना कि हिंदी भाषा में अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप सदैव यही बताएंगे कि हिंदी भाषा में कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। अब ये कौन कौन से हैं इसको समझिए। पहले जैसे हो गया स्वर, तो स्वरों की संख्या कितनी है? 11। अ आ ई उ री ए आए औ ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं व्यंजन। मूल व्यंजन कितने हैं? ना, जैसे क ख ग
क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? वर्ग माने समूह। ये क्या है? टावर माने तक। इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? स्पर्श। स्पर्श व्यंजन का एक और क्या नाम था? इसको लिखा जाए ना, वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन माने क्या वर्ग है ना, वर्गों बांटा गया है ना, क्या हो जाएगा? वर्गीय। फिर उसके बाद कौन सा आएगा? अंतःस्थ, य, र, ल और व। फिर आएगा ऊष्म, श, श और ह। फिर और कौन सा आएगा? संयुक्त व्यंजन, छ, स और फिर द्विगुण व्यंजन, ड और ढ। नाश क्या हो जाएगा? अयोगवान और ना, ये हो जाएगा आपका। ये की संख्या है 4। फिर आता है ऊष्म, इसकी भी संख्या कितना है? 4। फिर हो जाएगा संयुक्त, इसकी भी संख्या है 4। फिर आएगा द्विगुण, 2 अयोगवान 2, इसकी संख्या है 2। ठीक है। अब देखिए 11 के बाद ये 25 हो जाएगा। कितना है? 25 कितना हो गया? 36 और 4 40, 40 4 44 4 48 और 2 50 2 52। तो इस तरह से कुल हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। कोई संशय? ठीक। अब इसमें ये तो 25 आपको याद ही हो जाएंगे। अब जो यरा लवा है इसको क्या कहा गया? अंतःस्थ व्यंजन ना। अंतः माने बीच में, अवस्था माने स्थित होना। अभी हम महसूस कर लिखाए थे बताए ना, स्वर है 4 सूत्रों में, फिर 2 सूत्रों में यही अंतःस्थ वर्ण आते हैं, 5वें और 6वें सूत्र में। फिर नीचे पूरे कौन से हैं? व्यंजन वर्ण है। तो व्यंजन और स्वर इन दोनों के बीच में स्थित है, इसलिए इनको क्या कहा गया? अंतःस्थ ना। अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कौन होता है? य, र, ल और व। क्लियर ना। फिर ऊष्म व्यंजन आता है, हमने इसको तो आपको बता दिया था। अगर हम ऊष्म ऐसे लिखते हैं, यहाँ को इस तरह से 3 के समान है। ठीक, इसका मतलब 3 और स यहाँ दिख ही रहा है, माने तीनों सकार, जिसमें तीनों सकार वही क्या है? ऊष्म है। बच गया है। अब इसी को जब हम उल्टा लिख लेते हैं तो ऐसे लिखा जाता है, इसका मतलब हभी से विद्यमान है। ऊष्म शब्द में ही चारों इसके शब्द विद्यमान है। इसे हम क्लियर कर लेंगे, तीनों श और ह ही ऊष्म वर्ण। फिर संयुक्त मतलब मिला हुआ, संयुक्त माने मिला हुआ। ये बहुत पूछता है कि संयुक्त व्यंजन इसमें से कौन सा है, अथवा छ किन 2 वर्णों के मेल से बना हुआ है, त्र किन 2 वर्णों से मिलकर बना है ना, त्र किससे मिलकर बना हुआ है। तो देखिए है छ, और क्लियर ना। तो यहाँ देखिए जो छ बना हुआ, ये क और श मूर्धन्य षकार, इन दोनों के योग से बना हुआ है। हमको क्या पढ़ेंगे? श।
स पढ़ेंगे क्योंकि स लिखा है ना, हल्का सा बोल करके। जैसे होता है कक्षा ना, कक्षा, अभी क्या पढ़ेंगे कक्षा, क्लास। लेकिन गलती में क्या करते हैं, कक्षा पढ़ते हैं, ये गलत है। शुद्ध क्या है, कक्षा ना, इस कक्षा में हम पढ़ते हैं, बात क्लियर ना। फिर आता है त्र, ये बन जाता है त और त्र से ज्ञ, देखिए इसका शुद्ध उच्चारण क्या है, ज्ञ, क्या है ज्ञ, क्योंकि ज है ना, इसे ज्ञान, हम लोग ज्ञान करते हैं। ज्ञान मतलब हम ऐसे पढ़ते, ज्ञान ये शब्द है, हम लोग क्या पढ़ते हैं, ज्ञान, ये पढ़ते हैं, ये गलत है। क्या पढ़ेंगे, ज्ञान, ज्ञान है ज्ञान, ठीक, बस ये ना। फिर आता है स्वर, श और ये इसका खंडन है, ये कभी कभी अलग अलग ये भी पूछ लेता है किससे बना हुआ है अथवा संयुक्त व्यंजन कौन सा है, ये पूछता है, बात क्लियर। फिर उसके बाद आता है आपका द्विगुण व्यंजन, कौन सा, द्विगुण व्यंजन, द्वि माने दो और गुण माने गुण, विशेषता, जिसमें दो विशेषताएं हैं। जब हम ट ठ ड और ढ पढ़ते हैं, ये तो सही रहा ना, से डबल ढक्कन, ठीक है। लेकिन जब हमने पढ़ा बड़ी, ये देखिए यहाँ क्या जाता है, हिंदी ना, तो द्विगुण व्यंजन का, द्विगुण व्यंजन में दो, द्विगुण दो ही व्यंजन है, इसको नया मतलब नवीन व्यंजन वर्ग कहा गया है, द और ना। तो ये जो दो वर्ण है ये कौन से हैं, द्विगुण व्यंजन, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या है, अयोगवाद, अयोगवाद समझिए, अ प्लस योग और प्लस वाह, तीन शब्द है ना। अ माने नहीं, योग माने जोड़, देखिए अगर हम मिलिए तो आएंगे, बन जाएगा जोड़, जोड़, ठीक है, पढ़ते क्या है जोड़, अगर नाश्ता प्रयोग करते हैं ना तो ये। और फिर क्या है, वाह माने वहन करना, ढोना, अर्थात जिनका योग नहीं हुआ, जिनको जोड़ा नहीं गया, कहाँ, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन में जिनको जोड़ा नहीं गया है, फिर भी हम उसको क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं ना। जैसे राम बालक, विसर्ग का उपयोग हो गया, कहीं व्यंजन में विसर्ग का नाम आया है नहीं, लेकिन फिर भी है ना। और फिर अनुस्वार जैसे कंकन, अंग, अनंत ना, समांतर, तो क्या है यहाँ अनुस्वार, अनुस्वार का उच्चारण क्या है, नासिका, हम जब भी अनुस्वार बोलेंगे तो नासिका का प्रयोग करेंगे, कंकन, जब अनुस्वार बोलते हैं नासिका से वायु बहुत ज्यादा बाहर निकलती है, कंकन, लेकिन वही अनुनासिक का करते हैं का तो कम वायु बाहर निकलती है कि नहीं, ठीक। और उसके बाद अब यहाँ कौन सा हो गया, एक अनुस्वार हो गया और एक विसर्ग, ये न तो स्वर है और ना ही व्यंजन, ठीक है। ये स्वर के बाद ही लिखे जाते हैं, जब भी लिखे जाएंगे स्वर के बाद लिखे जाते हैं, स्वर से जुड़े रहते हैं लेकिन बाद में रहते हैं। संस्कृत में सूत्र है मनुस्वार, वो म का क्या कर देता है, अनुस्वार, तो म का ही अनुस्वार हुआ है ना, इसलिए अनुस्वार भाग क्लियर करता है किसके, स्वर, अब विसर्ग की बात में जुड़े रहते हैं, ये स्वर से ही जुड़े रहते हैं, बात क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक। फिर अब इसके आगे देखिए, फिर अब आता है हिंदी के वर्ण, तो हिंदी के दो वर्ण हैं, एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। अब स्वर किसे कहते हैं, ठीक, तो इसमें परिभाषा लिखा गया कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, अर्थात जो किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चारित न हो, न उन्हें क्या कहेंगे, स्वर वर्ण। जब इनको बोलते हैं तो जो वायु है वह मुख से बाहर निकलती है,
किसी स्थान में टकराती नहीं है, वो सीधा आराम से बाहर निकल जाती है। अ आ इ उ ए ऐ ओ तो आयो वहाँ है, आयो आओ नहीं 11 है, ठीक है। तो यहाँ तक जब बोलते हैं तो स्वर किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं बोला जाता है, यह स्वतंत्र होता है, क्लियर ना। जबकि वही जो व्यंजन वर्ण है यह कैसा है, परतंत्र, माने दूसरे के अधीन, पर माने दूसरे के, अतंत्र माने शासन। जब दूसरे का शासन चलता है वही क्या होता है, परतंत्र। और स्वतंत्र, स्व माने अपना, तंत्र माने शासन, जब अपना शासन चले स्वतंत्र है। तो स्वर क्या होता है, स्वतंत्र, ये किसी की सहायता नहीं लेता, जबकि व्यंजन लेता है। हम जब क बोलेंगे तो बिना अ के सहयोग के हम क नहीं बोल पाएंगे, बात क्लियर ना। ठीक, अब इनकी संख्या कितनी है, 11 ही बताती है। अब आता है स्वर कितने प्रकार के ना। देखिए स्वर 3 प्रकार के कल बताए थे ना। एक पहला है ह्रस्व, इन्हीं को मूल व्यंजन स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर मतलब जो किसी की सहायता से न बने हो, स्वयं में पूर्ण हो, जैसे है अ, दीर्घ स्वर में है आ, ई और उ। री का दीर्घ नहीं पाया जाता ना। अब आ बना कैसे कि जब दो स्वर वर्णों को मींस अ और अ को मिला के बन जाता है आ, ई को मिला के दीर्घ ई और उ को मिला के दीर्घ उ। यही मूल 3 ही है दीर्घ, और जो 4 हैं वह संयुक्त स्वर है। क्या है, संयुक्त या संध्याक्षर। संध्याक्षर स्वर है। इसमें देखिए यह संधि है, संधि प्लस ऐसे अक्षर जिनका निर्माण संधि से हुआ। संध्याक्षर किन वर्णों को कहेंगे, ऐसे वर्ण जिनका निर्माण किससे हुआ है, संधि से हुआ, इसी को क्या कहेंगे, संध्याक्षर या संयुक्त। क्लियर ना। देखिए जैसे इसमें आपका आता है 4 ए ऐ ओ और आ। अब यहाँ जो आई है इसमें जब हम हमारा करेंगे तो बनेगा अ प्लस ई। इन दोनों वर्णों को अ और ई को जब हम मिलाते हैं तो बनता है आई। तो दो स्वर वर्णों से मिलकर बना ना असमान स्वर से, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, यहाँ दीर्घ हुआ तो संध्याक्षर हो गया, संधि हो गया, गुण संधि। यहाँ भी गुण संधि है, अ प्लस उ, इन दोनों मिलाकर बन जाएगा औ, ठीक है। तो इन दोनों कौन सी संधि है, गुण संधि। तो गुण संधि के कारण हुआ है, इसलिए इसको क्या कहा गया, संध्याक्षर, ठीक है। फिर इसके बाद आता है ऐ और औ। ये बनेगा अ और प्लस जब ए का हम संधि करेंगे कौन सी, वृद्धि संधि, तब बनेगा आई, ठीक है। बनेगा औ, अ और ओ को जब हम मिलाएंगे तो बन जाएगा औ। बात क्लियर ना। ये 4 जो स्वर वर्ण हैं आपके संध्याक्षर हैं, इसलिए क्योंकि इसकी संधि होती है। अ और ई मिलाएंगे तो आई, अ और ओ मिलाएंगे औ, अ और ओ मिलाएंगे औ, अब अ और ऐ मिलाएंगे तो आई, ठीक है। ये 3 प्रकार के आपके कौन हो जाते हैं, स्वर। क्लियर ना। अब व्यंजन को दिखा ही दिए हैं, 5 जो वर्ग है स्पर्श व्यंजन हो गए, और एक हो गया अंतःस्थ और दूसरा हो गया तो 33। ठीक, चलिए आगे देखिए। फिर इसके बाद हम पढ़ाए थे आपको मात्रा और उसके भेद। अब मात्रा देखिए, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि पढ़ाए नहीं है तो समझ में आ ही रहा होगा। देखिए एक विद्वान है पंडित कामका प्रसाद, उनके अनुसार हमने लिखवाया कि व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए, व्यंजन के अनेक प्रकार को स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वर का संयोग होता है, माने स्वर को मिलाया जाता है,
तब स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में बदल जाता है उसी को क्या कहते हैं? मात्रा। ना जब व्यंजन का उच्चारण करने के लिए हम स्वरों का स्वर से मिला जब स्वर मिला दिए तब स्वर का रूप क्या हो जाता है? बदल जाता है। वही बदला हुआ ये रूप क्या है? मात्रा। जैसे मान लीजिए क्या है? अब हमको लिखना है की। क्या लिखना है? अब क्या है? व्यंजन वर्ण। ई क्या है? स्वर। अब इन दोनों को जो हमने मिला दिया व्यंजन ऐसे रहेगा। जब इन दोनों को हमने मिला दिया तो क्या बन जाएगा? इस स्वर का यह बदला हुआ रूप मिला आपको? इसी को कहते हैं मात्रा। यही बताना चाहते हैं कि जब स्वर और इस व्यंजन को हमने मिला दिया तो इस स्वर का रूप बदल गया। यही बदला हुआ रूप ही क्या है? मात्रा। बात क्लियर ना? एकदम आसान है, आप रटिए मत समझिए से कि जब व्यंजन में हम स्वर को मिलाते हैं तो स्वर का रूप बदल जाता है। वही बदला हुआ ये रूप क्या है? मात्रा। क्लियर ना? आप देखिए स्वरों की कितनी मात्राएं होती हैं? 10 ना? किस लिए? हाँ, आ की कोई मात्रा नहीं। आ की मात्रा है जैसे ये, ई की मात्रा है जैसे ये, दीर्घ ई की मात्रा है इस तरह से ना, ओ की मात्रा है, दीर्घ उ की मात्रा है, दीर्घ की मात्रा इस तरह से ना। फिर इसका क्या है? ए की मात्रा इस तरह से, आई इसकी मात्रा कैसे है? 2 हो जाएंगे। ओ की मात्रा कैसे होगा? इस तरह से। क्या है? आओ। ठीक, ये 10 मात्राएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही मात्राएं होती हैं स्वर की। जब वो हम लिखेंगे ध्यान दीजिएगा ये दोनों लाइन टच होनी चाहिए आपस में। ठीक है, इधर उधर नहीं होनी चाहिए। बात क्लियर ना? ये हो गया आपका 10 मात्रा। फिर इसके बाद एक आता है मात्राएं। अब आता है कि मात्राएं भी 3 प्रकार की जिनका हर्षव दीर्घ और प्लुत ना। हर्षव दीर्घ और प्लुत। जो प्लुत है यह संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, हिंदी में नहीं। ठीक है, तो हिंदी में 2 ही हैं, एक हर्षव है और एक कौन सा है? ठीक है, तो हर्षव का बता ही दिए थे, बता दिए। इसके उच्चारण करने में हर्षव वर्ण है उसको उच्चारण करेंगे 1 सेकंड का समय लगेगा, और जो दीर्घ है उसमें 2 और जो प्लुत है 3 या 2 से अधिक। जैसे हमने कहा एक ही सेकंड में कहा आ, तो अ की अपेक्षा ज्यादा लगा ना टाइम। हमने कहा आ तो और ज्यादा टाइम लग गया ना। जैसे ओम कहिए, प्लुत का चिन्ह जैसे ओम दिखा जाता है तो यहाँ बीच में 3 लिख दिया जाता है ना। यही जो प्लुत की आकृति है यही प्लुत का बोध कराता है। कोई भी स्वर हो उसके पहले आपने जैसे मानिए आ है, इसके सामने आपने 3 लिख दिया तो यह दीर्घ नहीं हो गया, ये क्या हो गया? प्लुत। अगर आ है तो क्या है? दीर्घ है। अगर अ है तो क्या हो जाएगा? ठीक है, अ का तो हर्ष हुआ, आ हुआ तो दीर्घ हुआ, और वहां क्या क्या 3 लिख दिया, क्या हो गया? बात क्लियर ना? फिर आगे देखिए, फिर आता है अनुनासिक। ठीक है, कौन से स्वर? अनुनासिक स्वर। अब देखिए अनुनासिक का चिन्ह, अनुस्वार का चिन्ह और विसर्ग का चिन्ह, ये चिन्ह आप याद कर क्लियर कर लीजिए। जैसे है अनुस्वार, अनुस्वार का चिन्ह कैसे होगा? तो इस तरह से होगा। विसर्ग, विसर्ग का चिन्ह इस तरह से होगा। फिर होता है और क्या बोलते थे? अनुनासिक।
इसका चिन्ह है चंद्र बिंदु। फिर आता है हलंत। तो जैसे इस तरह से रहता है, जैसे हम लिखा हम ऐसे करते हैं, ये चिन्ह क्या है हलंत। फिर एक आता है अवग्रह, ये यश की आकार का होता है इस तरह से, ठीक है। इसको क्या कहेंगे अवग्रह। ये चिन्ह आप जरूर याद करके रहिए क्योंकि बहुत काम आएगा। अब आता है अनुनासिक। अनुनासिक वर्ड ऐसे वर्ड कहेंगे जिनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाए ना। जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाए उसी को क्या कहेंगे अनुनासिक ना। तो जो स्वर वर्ण है यह अनुनासिक और निरनुनासिक, एक शब्द है निरनुनासिक। निरनुनासिक मतलब जो अनुनासिक नहीं है अर्थात चंद्र बिंदु से रहित ना। जैसे हमने लिखा आंख, क्या लिखा आंख, तो ये क्या हो जाएगा आपका अनुनासिक क्योंकि इसमें चंद्र बिंदु लगा हुआ है। लेकिन हमने कहा आग, क्या कहा आग। अब यहाँ देखिए आ यहाँ भी है, आ यहाँ भी है, किंतु इसमें चंद्र बिंदु से युक्त है, चंद्र बिंदु से रहित है। यदि युक्त है तो अनुनासिक वर्ण हो गया, अगर रहित हो गया तो निरनुनासिक ना। तो जितने व्यंजन वर्ण है वो सब क्या निरनुनासिक है। पंचम अक्षर को छोड़ करके ये ध्यान देना, पंचम अक्षर जैसे ञ म न ड़ और न, ये पांचों व्यंजन वर्ण अनुनासिक होते हैं। बात क्लियर ना। क्योंकि हम इसमें नासिका और दोनों का सहयोग लेते हैं ना, यमंगलम, तो इसलिए क्या हो जाएंगे अनुनासिक भी होंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त जितने बच गए वो क्या हो जाएंगे निरनुनासिक। लेकिन स्वर वर्ण ऐसा है जो अनुनासिक और अनानुनासिक दोनों, ठीक है। अनुनासिक और निरनुनासिक दोनों कौन होता है स्वर, ठीक। इसको हम याद करे रहेंगे कि स्वर वर्ण जो होता है वह निरनुनासिक और अनुनासिक दोनों होता है। जैसे हमने दिखा दिया, अगर आंख लिखा है इसका मतलब अनुनासिक हो गया, लेकिन अगर कहा आंख तो यहाँ निरनुनासिक। बात क्लियर ना, ठीक। फिर इसके बाद आता है अनुस्वार, बता ही दिए ना। अनुस्वार का उच्चारण नासिका से करते हैं और विसर्ग का उच्चारण कंठ से किया जाता है। अभी उसका स्थान हम बताएंगे। लेकिन जब हम विसर्ग बोलते हैं तो ह का ध्वनि निकलती है, जैसे रामः ह बोले ना, बालकः पुस्तकम का तो अलग हो गया, बालकः रामः तरह से ना, अतः स्वतः परितः, तो ह करा। फिर इसके बाद हमने दिखाया आपसे ये ध्यान दीजिए आप कि जो अनुस्वार हैं और विसर्ग हैं ये सदैव स्वर के बाद ही आते हैं। कहाँ आते हैं स्वर के बाद। किंतु जो व्यंजन वर्ण है यह स्वर के पहले कब आएंगे स्वर के पहले। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। जैसे कभी कभी शब्द को तोड़ने के लिए आ जाता है ना। जब देखिए जैसे हमने लिखा रामम, क्या लिखा राम। अब इसको अलग करेंगे तो र, फिर आ, फिर म, फिर अ। अब इसके बाद आएगा अनुस्वार। अनुस्वार को हम म के रूप में लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो स्वर सूत्र से म का अनुसार होता है। तो सबसे अंत में क्या आया अनुस्वार, तो म के बाद में आया ना, अ के बाद में आया, तो मतलब इसका मतलब क्या निकला कि अनुस्वार का विसर्ग भी लेंगे जैसे राम है, ठीक। वही कंडीशन र आ म अ और फिर क्या विसर्ग, तो फिर विसर्ग बाद में आया। तो स्वर के बाद में ही हमेशा
अनुस्वार और विसर्ग आते किंतु जो व्यंजन है व्यंजन ये सदैव स्वर के पहले आते हैं। जैसे हमने लिखा किताब, व्यंजन कब आएंगे? स्वर से पहले। देखिए अब किताब अगर हम अलग करवाएंगे तो लोगों माइंड में क्या करता है कि ई पहले लिखा गया ना, तो बच्चे क्या करेंगे पहले लिख देंगे ई। अभी क्या हो गया ई कब हो गया? जब यहाँ क्या क्या लिखा है गीता ना, तो हम पहले क्या लिखेंगे क, अनंत लगाएंगे निकलेगा ई, फिर निकलेगा आ, फिर ब, फिर अंत में ये हर जगह देखिए यहाँ स्वर है इसके पहले व्यंजन, यहाँ स्वर है इसके पहले व्यंजन, यहाँ स्वर है इसके पहले व्यंजन, तो व्यंजन सदैव स्वर के पहले ही आता है। अब ईश्वर में अब देखो यहाँ पर यह ई स्वर में क्या है? स्वर है, इसके पहले व्यंजन कोई ये नहीं है, हम अलग कहाँ से करेंगे? जब जुड़ेगा स्वर व्यंजन तब ना हम अलग करेंगे। इस समय में ही स्वर है व्यंजन है ये नहीं, तो अलग कहाँ से करेंगे? है नहीं? बात क्लियर ना? ठीक, और कोई दिक्कत? चलिए फिर इसके बाद हमने क्या बताया? चलिए फिर हम व्यंजन के व्यंजन बता ही दिए हैं। इस पर से व्यंजन 25 होते हैं, क से म तक, अंतस हो गए यर लव, उसमें हो गए ट स और न बता ही दिए हैं। फिर आगे आता है अल्प प्राण और महाप्राण ना। अब ये जो भेद हैं आपके व्यंजन के हो रहे हैं सर, अल्प प्राण और महाप्राण। देखिए इसमें हमने बताया अल्प माने थोड़ा या छोटा। जब हम व्यंजन वर्ण का उच्चारण करें और कम वायु बाहर निकले, अल्प माने थोड़ी या थोड़ा ना, प्राण होगा और वायु, प्राण माने थोड़ा वायु हमारे मुख से बाहर निकल रहा हो तो क्या होगा? अल्प प्राण। इसमें हमने बताया कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और यह प्रत्यय माने यह व र और ल अंतःस्थ व्यंजन ना, माने क ग अंग इस तरह सबके हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और यह व र ल ये अंतःस्थ और ये सभी वर्ड क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण ना। इसका कोड हो जाएगा 135 यण, कितना होगा? 135 ना। अब आता है महाप्राण। महा माने अधिक और प्राण माने वायु। जब हम वर्ण का उच्चारण करें और बहुत अधिक वायु बाहर निकले तो क्या हो जाएगा? महाप्राण। इसमें हमने बताया कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और सर्वस्या ना, या हम इसको कहते हैं पुष्प व्यंजन, अर्थात श, श, श और अ। दूसरा ऐसे ख और भ, च, छ और झ, इस तरह सभी आ जाएंगे ना। ये क्या हो जाते हैं? महाप्राण। देखिए बोलिए आप, पहले आप बोले क, फिर बोले ख, किसमें ज्यादा वायु निकला? तो ख क्या हो गया? महाप्राण। क में थोड़ा निकला, इसे अल्प। कोई दिक्कत? ये हो गया। इसका कोड क्या था? 24 साला। क्या था? ना 24 साला। इससे हम याद कर लेंगे ये महाप्राण। फिर इसके बाद आता है घोष वर्ण ना। अब घोष वर्ण देखिए, बात समझ में आ रहा है ना? पढ़ाई सही है ना, समझ आएंगे वही देख लीजिए। अब घोष और अघोष जूम करके आ गया था लगा रही ना।
जूम करके गवा दे देते हैं। अब देखिए घोष का ना परिभाषा हम लोगों ने लिखा, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो उच्चारण स्थान है उसमें झंकार उत्पन्न हो जाए ना, करो वही क्या हो जाएगा, इसमें ध्वनि ज्यादा हो, आवाज ज्यादा हो, वही क्या होगा, घोष वर्ण। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था, अच्छा घोष वर्ण में लिखवा दे रहे हैं, इसमें था तीसरा इस प्रत्यय वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है, और उसके बाद क्या था, अरे अब देख कैसे गवा करता है। और उसमें वाले का ह भी रहेगा और स्वर सेम तैयार ना, स्वर अंतः तीसरा चौथा उठ के देख भाई देख आएगा एकदम लग रही है। कौन सा प्रत्याहार है, देखिए ना, ऐसे बना हर प्रत्याहार में ही ये सभी वर्ण आ जाते हैं। आपको पढ़ाए नहीं है नौ में, अभी हम लोग को बता देंगे नौ वाले ना। तो हर्ष प्रत्याहार में पांचवा सूत्र आप देखे थे, हयवरण, और दसवां सूत्र कौन सा था, जबगरदस। तो वहां से वहां तक जाएंगे तो ये सभी वर्ण आ जाते हैं। तो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, वर्ण और फिर ह और सभी स्वर, ये सबके सब कौन से हैं, तो घोष वर्ण। बात क्लियर। फिर अघोष आता है, अब इसके अतिरिक्त जो बच गया, इसके अतिरिक्त जो बच गया, बच कौन गया, खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार माने 11 से 13 तक, ख फ छ च ट क प स स स र ना। इसमें पहला वर्ण आएगा, दूसरा वर्ण आएगा और उष्ण में ह को छोड़ करके पड़ोसी ये कौन से हो जाएंगे, शिवम, माने इसमें उतनी गूंज नहीं होती है, अपेक्षा 3 4 5, ठीक है। तो इसलिए इसको आप याद कर लेंगे। इसका आसान तरीका है, जिससे घोष को याद करना हो, देखिए हंस माने हंसना, जब हम हंसते हैं तो हाँ करके हंसते हैं ना, तो उच्चारण स्थान ही नहीं, पूरा शरीर हिल जाती है, झंकार होता है बढ़िया, हंस हंस देंगे तो घोष बड़ी आप अच्छा बोल बोल तेजी से हंसते हैं, हंसेंगे यहाँ। इस रावण देख लीजिए, पूरा लंका सुनाई देता था, हंसा गाँव में लोग हंसते बहुत तेज, हम बोले कैसे हंसी, हम बोली कैसे हंसते, हाँ तो ये क्या है, घोष। एक तो याद हो गया, एक तो याद ही हो जाए, गाँव का दूध चोर रहा है, एक ही पकड़ा के दिख गए बच्चा, इसकी हरे की जरूरत बात क्लियर। आगे घोष आघोष हो गया। फिर इसके बाद आता है अच्छा अनुस्वार अनुनासिक, ये बता ठीक, इतना अभी तक आपको पढ़ाया गया है। अब हम आप आगे पढ़ेंगे पंचमांश, ठीक। अब आप पानी में पी लीजिए, थोड़ा रेस्ट नहीं छपटिया बंद कर दी, बंद कर दी।